दोस्तों एक भी शेयर मत बेचना इस वीडियो को देखे बिना। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं या इवन 3-4 सालों से इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं तो ज़रा रुकिए और ध्यान से ज़रा देखिए कि कहीं आप वही मिस्टेक्स तो नहीं दोहराते आ रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी शुरुआत में करते हैं। तो इस वीडियो में 5 ऐसे ही कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ और देखेंगे कि हम कैसे ऐसे मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं इन्वेस्टिंग में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ग्रेफाइट इंडिया का चार्ट दिख रहा है। अब एज पर सेबी लेटेस्ट रूल्स, क्योंकि रूल्स तो बहुत जल्दी बदलते रहते हैं बट जो भी हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो हम करते हैं। यहाँ पे एज पर सर्टेन रूल्स हम 3 मंथ्स से पहले वाले जो भी प्राइसेस हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को समझाना होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की टिप्स की बात हम नहीं करते, क्योंकि वो भी एक कारण होता है, वो भी एक रीज़न होता है मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को लॉस होने का। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेफाइट इंडिया 2017 की बात है। 2017 में क्या हुआ था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे करीब 190 रुपये के आसपास की बाइंग की गई थी और अगले ही वीक, ये एक वीक का कैंडलस्टिक चार्ट लगा रखा है, अगले ही वीक थोड़ी सी गिरावट हुई तो इसमें 9-10 रुपये पर शेयर ये लॉस देखते हुए, ये लॉस लेते हुए एग्ज़िट कर लिया गया था, यानी कि इसको लॉस में सेल कर दिया गया था। अब एज़ पर बुकिश नॉलेज हमें क्या बताया जाता है कि एक सर्टेन बाइंग प्राइस से सर्टेन लेवल्स नीचे चला जाता है तो हमें स्टॉप लॉस एक होता है, जो स्टॉप लॉस होता है उस स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखते हुए शेयर को सेल कर देना चाहिए। और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं कि शेयर को लॉस बुक करते हुए जल्दी से सेल कर देते हैं, यानी कि हमारे पास एज एन इन्वेस्टर, एज ए बिगिनर वो पेशेंस नहीं होता है जो कि बड़े निवेशकों के पास होता है। बड़े निवेशकों का अगर आप पोर्टफोलियो ध्यान से देखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में ऐसी भी कंपनियां निकल के आ जाती हैं जिनको कि वो 10% तो क्या इवन 20-30-40% तक के नेगेटिव डाउन साइड पर भी रखते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आती है वो ये है कि शेयर्स को जब तक सेल नहीं करते हैं तब तक वो रियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। अब 2 तरह के प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं, रियलाइज्ड लॉस या रियलाइज्ड प्रॉफिट, या अनरियलाइज्ड लॉस या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब मान लीजिए किसी शेयर को आपने 100 रुपये पे बाई कर रखा है, वो शेयर 20% गिरते हुए 80 रुपये पे आ चुका है, तो आपकी पोर्टफोलियो में दिखेगा तो कि ये -20% डाउन है, बट ये लॉस नहीं कहा जाएगा तब तक जब तक इसे सेल नहीं कर दिया जाता है। तो स्टॉक मार्केट में ये इम्पॉर्टेंट गलती जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए और शेयर को सेल करने से पहले ये पूछना चाहिए कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स वाकई में इतने डिग्रेड हो गए हैं कि हमें उसे सेल करके एग्ज़िट कर देना चाहिए। क्या ये कंपनी आने वाले समय में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जैसा परफॉर्मेंस वो पिछले 5, 10, 15 सालों में देती रही है। इन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने के बाद हमें डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि उसमें लॉस बुक करते हुए एग्ज़िट करना है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग करने लगते हैं। हमने क्या किया कि एक बार शेयर को बाई किया 100 रुपये पे, जैसे ही ये 95 रुपये पे गया हमने सेल कर दिया। अब फिर ये जब 101 रुपये पे चला गया तो हमें लगा कि अरे यार बाइंग प्राइस से ऊपर चला गया है, चलो हम फिर बाई कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बाई किया, फिर ये प्राइसेस जो है 93 रुपये पे आ गए, फिर हमने सेल कर दिया। फिर प्राइसेस यहाँ पे 105 रुपये पे आ गए, फिर हमने बाई कर लिया। तो अल्टीमेटली पहली बाइंग प्राइस के ऊपर प्राइसेस रह रहे हैं थोड़े समय के बाद, बट हम यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स में बाई सेल करते जा रहे हैं और लॉस बुक करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है और फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग से बचना है। ठीक है, तीसरी और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो कि हम करते हैं वो ये होता है कि हम टिप्स पर आधारित इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब टिप्स
या तो मीडिया से आ सकता है, या हमारे दोस्तों रिलेटिव से आ सकता है, या इवन आजकल इन्फ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर से भी आ सकता है। इन टिप्स को हमें अवॉइड करने की आदत डालनी चाहिए, और आदत तभी हमारी पड़ेगी जब हम एनालिसिस करते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे सेबी की स्टडी कहती है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ये करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास डेरिवेटिव्स में लॉस कर चुके हैं इस साल, यानी कि 2025 में। तो यहाँ पे अगर हम इस लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो आप देखिए जो रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स हैं वो करीब करीब 91% आउट ऑफ 100 लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं, 91, 92, 93 लोग जो है वो लॉस मेकिंग साइड में हैं। टोटल नेट रिटेल लॉसेस करीब करीब 1.06 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। एवरेज लॉस हर एक ट्रेडर का यहाँ पे 1,10,000 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। स्मॉल कैप मिड कैप का जो वेल्थ इरोजन हुआ है 2025 में, अर्ली 2025 में, वो करीब करीब 15,60,000 करोड़ रुपए के आसपास ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपनियां हैं उनमें क्यूमुलेटिव जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें 15,60,000 करोड़ रुपए के आसपास की गिरावट देखी गई है 2025 में। इसके साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का ओवरऑल वेल्थ लॉस करीब करीब 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। अब इन सब डाटा पर अगर हम ध्यान से देखें, गौर से इनको समझें, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को लॉस हो रहा है। अब ये जो टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्या ये भी लॉस में है? किसी को नहीं पता, चाहे उसके पास सर्टिफिकेशन हो या ना हो। अगर डाटा कहता है कि 100 में से 93 लोग लॉस में हैं, तो केवल और केवल जो 7% लोग यहाँ पे बच रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि बाकी 93% लोगों का पैसा अपने पास लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि एज एन इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर हमें टिप्स पे फोकस नहीं करना है, हमें अपनी एनालिसिस पे फोकस करना है और अपने ज्ञान को ओवरऑल बढ़ाना है शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के बारे में। हालांकि इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, फिर भी अराउंड 80% लोगों को लॉस देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी बाइंग या सेलिंग करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक ट्रेडिंग की तरह ही हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट जरूर करिए। वीडियो 2 वे होनी चाहिए, ये नहीं कि हम आए कुछ बोले और चले गए। अगर आप ये बातें सुन रहे हैं तो कमेंट जरूर से ज़रूर करिए, अपने पॉइंट्स भी रखिए ताकि लोगों को पता चले कि वीडियो में डिस्कशंस क्या होते रहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चौथा लॉस मेकिंग कारण है मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का, वो है बिजनेस को ना समझ पाना। बिना बिजनेस को समझे टिप्स तो वैसे भी ले रहे हैं, बिना बिजनेस को समझे इन्वेस्टमेंट कर देना। अब ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी भी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, मान लीजिए कोई जियोपॉलिटिकल कारण के वजह से उस कंपनी में फ्लक्चुएशन हो गई, स्टॉक में गिरावट हो गई, तो वहाँ पे हम ये समझ नहीं पाते हैं कि किन कारणों से वो गिरावट हुई है। तो बिज़नेस समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का बिज़नेस सेगमेंट क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चर क्या कर रही है, और जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है, फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर कंपनी है यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, कहाँ पे उनकी डिमांड है। टायर सेगमेंट में डिमांड है, डिफेंस सेक्टर में डिमांड है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डिमांड है, पेंट्स, प्लास्टिक्स, फाइबर सेक्टर में डिमांड है। तो ये जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं, 10, 15, 20 सालों तक क्या सस्टेन कर पाएंगे, ये सभी हमारे लिए स्टडी के पॉइंट्स होते हैं और इनको समझते हुए हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक, यहाँ पे अगेन एक अनदर कंपनी टाटा मोटर्स, यहाँ पे आप देखिए तो JLR सेगमेंट है, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है। तो JLR से कहाँ पे इनको कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं, पर्सनल व्हीकल सेगमेंट से, यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो इन सब की स्टडी करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई जो भी सेगमेंट्स हैं रेवेन्यूज कैसे वो जनरेट कर रहे हैं, कैसे वो इम्पैक्टेड हो सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट जो हमने डिसीजन मेकिंग कर रखी है इन्वेस्टमेंट का, उस पे हम फर्म रह सकते हैं अगर कुछ होता है तो इन बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है
कि हम रिस्क को इग्नोर करते हैं। अब रिस्क कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपनी है बिरला सॉफ्ट, इसके मोस्टली जो रेवेन्यूज आते हैं अमेरिकाज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं। यहाँ पे 86% के आसपास अराउंड रेवेन्यू आता है अमेरिका से। अब ऐसे में कोई भी जियोपॉलिटिकल टैरिफ्स लाते हैं ट्रम्प साहब, तो यहाँ पे ऐसी कंपनियों में इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही साथ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, BFSI हो गई, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ हो गई, तो ये जो जिन सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जिन सेक्टर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन सेक्टर्स में अगर डिक्लाइन देखा गया तो क्या इस कंपनी पे असर पड़ेगा, ये स्टडी करके हमें चलना चाहिए। फिर हम फोकस्ड वे में वहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक, अब रिस्क की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रिस्क होता है मार्केट का रिस्क, यानी कि इकोनॉमी के साथ अगर मार्केट भी हमारा गिरने लगा तो ऐसे में ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में गिरावट होती है। तो हमें मार्केट के ओवरऑल फंडामेंटल्स को भी समझते हुए चलना चाहिए। इसके साथ ही साथ बिजनेस रिस्क तो रहता ही रहता है, हमने यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखे बिजनेस रिस्क के, और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी रहते हैं, कई सारे टैरिफ्स, वॉर्स, ये सब होते रहते हैं, तो इन सब पे भी हमें ध्यान बना के रखना होता है। इसके साथ ही साथ वोलेटिलिटी का रिस्क भी रहता है, यानी कि शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि मार्केट हो या कोई सर्टेन कंपनी हो, उसके प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होती रहती है, गिरावटें होती रहती हैं, थोड़े बहुत प्राइसेस ऊपर जाते हैं, थोड़े बहुत नीचे जाते हैं, हमने एग्जांपल में भी देखा। तो वोलेटिलिटी का रिस्क शॉर्ट टर्म में रहता है, इस बात पे भी हमें ध्यान दे के चलना चाहिए। और इमोशनल एंड बिहेवियरल रिस्क को अपने हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। फोकस्ड वे में इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। यहाँ पे किसी तरह के टिप्स को अवॉइड करना चाहिए, बार बार बाइंग सेलिंग से बचना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान देते हुए हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ कमेंट करिए कि आपने कौन सी मिस्टेक करी है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग में, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।